पिताजी का जो एक दृष्टिकोण था कि ये कला सीमित नहीं रहनी चाहिए आप तक। मिश्रा जी ने कहा कि गुरु केशवचंद्र महापात्र आज बम्बई में हैं, तुम उनसे बात करो। तो मैंने कहा मैं एक छोटी सी कैसे मैं उनको कहूँ। कितनी बार होता है कि हमें 103 बुखार है, 104 बुखार है, फिर भी आप जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो एक पावर आती है, कहाँ से आती है ये पता नहीं। भुवनेश्वर के निकट केव्स हैं जिसमें एक नर्तकी और उसके म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं। ऐसा मानते थे कि जब तक नृत्य ना हो। 16वीं शताब्दी से जब आक्रमण हुए उड़ीसा में तो एक नई प्रथा शुरू हुई जिसने आज तक ये कला जीवित रखी है। हम कहते हैं गोटीपुर। कथक में मेरे को आसान था, भाषा साहित्य सबका सहारा था। अब उड़ीसी में एक तरह का चैलेंज। बाहर के लोग तो नहीं, बहुत अच्छा था, सभी कोई नहीं कहेगा आपको क्या, आपका शायद गुरु कहेगा और आपका जो बहुत चाहने वाले हैं वही आप असली दे सकते हैं सलाह। राजा का आश्रय था गुरु लोगों को, वो भेजते थे विद्यार्थी कि आप रहो। गुरु को पूरा प्रोटेक्शन था, पूरा पेट्रनेज था। आपके मन में प्रश्न अवश्य उठेंगे, लेकिन आप अपने गुरु पे विश्वास करके सीखो, गुरु पे पूरा डिवोशन दे के सीखो। मेरे पिताजी ने इतने साल संगीत का प्रचार किया, संगीत प्रणाली एक तरह से बनाई, दिल्ली के स्कूलों में म्यूज़िक टीचिंग उन्होंने शुरू करवाया। तो आप सबका स्वागत है ताल तत्वा की ओडिसी की पॉडकास्ट सीरीज में। कलानाम प्रवम नृत्यम सवलोकेशु दुर्लभम यत्र ब्रह्मा स्वयं नृत्य तत्र सुखम शाश्वतम भावित। अर्थात सभी कलाओं में श्रेष्ठ है नृत्य, जो समस्त लोकों में दुर्लभ है। जहाँ स्वयं ब्रह्मा नृत्य करते हों वहाँ शाश्वत और परम सुख की प्राप्ति होती है। उनकी पाँवों की थिरकन में था कोई तिलिस्मी जादू। घुंघरू बोले तो लगा जैसे ब्रह्मा की वाणी बोले कोई साधु। कुछ कलाकार रियाज से बनते हैं, कुछ तालीम से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो समय की रेत पर अपने घुंघरू छोड़ जाते हैं और घुंघरुओं की झनकार एक इतिहास रच देती है। आज हमारे सामने उपस्थित हैं एक ऐसे ही कलाकार जिन्होंने नृत्य को केवल मंच तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे साधना बनाया, संस्कृति बनाया और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। जिन्होंने ओडिसी नृत्य को संस्कृतियों से जोड़ा, परंपराओं को जागृत किया और भारत का नाम विश्व में गर्व से ऊंचा किया। जी हमारे साथ हैं ऐसी पद्म श्री विदुषी माधवी मुग्दल जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार मैम। अगर हम शुरुआत करते हैं आपके पिताजी से। एक घर में एक संगीत का माहौल रहता है। आपके पिताजी का एक बहुत बड़ा विज़न था कि उन्होंने गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की उस समय में, जिस समय सोचना भी बहुत दूर की बात थी। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरे पिताजी ने स्वयं पुणे के गांधर्व महाविद्यालय में पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के गुरुत्व उनके शिष्य थे, वहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और उस समय जब हमारे उत्तर भारत में, ख़ासकर दिल्ली में, इतना शास्त्रीय संगीत के प्रति इतना झुकाव नहीं था और इसको कुछ अच्छा नहीं समझा जाता था, तो उनके गुरु ने उन्हें कहा कि तुम दिल्ली में जाके गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना करो और इसका प्रचार करो। अब पंडित विनायक राव पटवर्धन स्वयं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे, जो उनको एक युग दृष्टा कहा जा सकता है, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को राज दरबारों से निकाल के आम जनता तक पहुंचाया। उनके बेटे डी.वी. पलुस्कर के भजन आपने बहुत सुने होंगे। तो उस ज़माने में उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरे पिताजी ने 1939 में दिल्ली में इसकी स्थापना करी। तब बच्चों को संगीत सीखने के लिए पेरेंट्स भेजते नहीं थे, क्योंकि इसे अच्छा नहीं समझा जाता था। तो उन्होंने बहुत पेशेंस से, बहुत घर घर में जाके जिनको वो जानते थे कि आप भेजिए, आप स्वयं आके बैठिए क्लास में, देखिए। तो धीरे धीरे लोगों का उनके प्रति विश्वास बढ़ा और फिर तो दिल्ली में हमारे विद्यालय का इतना नाम था, आज तक वो परंपरा चली आ रही है। तो इस तरह से उन्होंने उसका आरंभ किया कि दिल्ली में शास्त्रीय संगीत का प्रचार हो, इस दृष्टि से। जी,
एक हमने बात की आपके पिताजी की, तो आपकी माताजी का भी आपके जीवन में और एक पिताजी के साथ भी योगदान रहा है। तो माताजी का बैकग्राउंड में सपोर्ट कैसा रहता था पिताजी के प्रति? ये हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, आई वुड से दैट। मेरी माताजी कभी भी बाहर आके या कुछ हमेशा बैकग्राउंड में रहती थी, लेकिन वो स्वयं गायिका थी, रेडियो से ब्रॉडकास्ट करती थी, काफ़ी जानी जाती थी। लेकिन विद्यालय के प्रति उनका जो योगदान रहा, वो क्लासेस लेती थी, तो धीरे धीरे इसमें ज़्यादा रुझान रहा और उन्होंने अपना प्रोफेशनल गाना छोड़ दिया। लेकिन अंत तक उनके जाने तक वो सिखाती थी। अगर हम बात करते हैं आपके व्यक्तित्व की, तो आपका व्यक्तित्व में पिताजी की ज़्यादा झलक है या माताजी की, या क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि दोनों के गुण आप में हैं? ये तो शायद कोई और ही बता सकता है, लेकिन मेरे पिताजी का जो एक अ, दृष्टिकोण था कि ये कला सीमित नहीं रहनी चाहिए आप तक। ये ऐसा माना जाता है हमारी परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, कि जो आपको मिला है उसे आप आगे भी दें, आगे बढ़ाएं। तो विद्यालय में रहते हुए मेरे लिए तो ये बहुत एक सौभाग्य का विषय था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसको सिखा सकूं। लेकिन सिखाने में शुरू में मुझे लगता था कि मैं नहीं सिखा सकती, मैं इतना जानती नहीं। तब तक 30-35 साल की उम्र थी मेरी। लेकिन मेरे गुरुजी गुरु केशव महापात्र ने ये कहा कि नहीं, तुम्हें सिखाना है। उन्होंने मुझे ज़ोर दिया, इसलिए मैंने सिखाना शुरू किया। हम आपने अपने गुरुजी की बात की, हम एक जर्नी बैक ले जाते हैं इसको। आपके जो प्रथम गुरुजी थे, हम उनके बारे में जानना जी चाहेंगे। जी जी हाँ, असल में मैंने बहुत अलग अलग शास्त्रीय शैलियाँ सीखी हैं, क्योंकि जब 50s में जब मेरा जन्म हुआ तो विद्यालय में केवल कथक और भरतनाट्यम की क्लासेस थी। तब ओडिसी का नाम भी कोई नहीं जानता था। तो बचपन में मेरा रुझान, मेरे माता पिता दोनों गायक थे, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों नृत्य के प्रति रुझान रहा। मुझे लगता है कि बोलने से पहले मैं शायद नृत्य करती थी। मेरा उसके प्रति मैं गाने की क्लास में नहीं जाती थी, मैं डांस की क्लास में जाती थी। तो उस तरह से मैंने सीखना शुरू किया। बहुत बड़े बड़े गुरु शुरू में हमारे विद्यालय में जयपुर घराने के जो सबसे बड़े उस वक्त के गुरु थे पंडित नारायण प्रसाद जी, उनसे सीखना शुरू किया मैंने। मैं तो थी 4 साल की, लेकिन याद है मुझे उनकी छवि मेरे मस्तिष्क में है। फिर उसके बाद तीरथ राम आज़ाद जी, देवीलाल जी, दुर्गालाल जी, महाराज जी, सबसे मैंने कथक की शिक्षा की और कथक ली। और कथक मैं काफ़ी वर्षों तक किया, स्टेज पे किया, इंटरनेशनल लेवल पे किया। बहुत बड़े बड़े पंडित दुर्गालाल जी, वो इतने सुंदर नर्तक थे, उनके साथ मैं ड्यूएट भी करती थी। तो ये तो मेरे कथक के गुरु रहे। भरतनाट्यम में भी शुरू में जय अम्मा थी, फिर सुब्रमण्यम जी, वेंकटरमन जी, और फिर फाइनली स्वर्ण सरस्वती जी, जो बाला सरस्वती जी की फैमिली से कनेक्टेड हैं, उनसे, वो भी विद्यालय में थी। तो विद्यालय में रह के ये सौभाग्य रहा कि बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े गुरु थे वहाँ पे। और इसके अलावा भी जो उस समय के सबसे टॉप म्यूजिशियंस थे, वो तब हमारे यहाँ ही आके रहते थे। महाराष्ट्र से खासकर जो भी म्यूजिशियंस आते थे, वो हमारे घर में ही रहते थे। तब शायद इतना होटल का वो फैशन भी नहीं था, और आते थे तो 1 दिन 2 दिन ऐसे नहीं, 15 दिन 20 दिन रह के, तो उनका सानिध्य जो मिला, उनका जो प्रेम मिला, उनको सुनना, उनके साथ खेलना, एक तरह से इससे पता नहीं शायद बहुत कुछ सीखा मैंने। तो इन सब का वो मैंने आत्मसात किया शायद कुछ गुण। और फिर ओडिसी के लिए ऐसा हुआ कि उस वक्त मेरे जो पहले गुरु थे, गुरु हरिकृष्ण बेहरा, तब वो दिल्ली आए थे कथक सीखने। वो आए थे, उनको स्कॉलरशिप मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट वो ओडिसी के नर्तक थे। तो वो विद्यालय आए मेरे पिताजी के पास कि मैं सिखाना चाहता हूँ। तब मैंने उनसे सीखना शुरू किया ओडिसी, गुरु हरिकृष्ण बेहरा। बहुत
बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने सिखाया, बिल्कुल बेसिक्स। और क्योंकि मैं तब तक बहुत दूसरे नृत्य सीख चुकी थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई उसे समझने में। जी। अभी आपने बोला अपने गुरुजी का, हम 1972 के उस किस्से की बात जानना चाहेंगे जब एक ट्रेन मिस हो जाती है, आप मुंबई में परफॉर्म करने जाती हैं, ऑन द जी, जी। स्पॉट एक जुगलबंदी बनती है। ये गुरु हरिकृष्ण बेहरा जी मेरे गुरु थे, और उस ज़माने में 3-4 साल में मैं ओडिसी परफॉर्म करती थी। आज शायद मैं जो अ, कोई अगर मेरे शिष्य कहें कि मैं 4 साल में परफॉर्म करूं तो शायद मैं मना करूं, लेकिन क्योंकि मैं पहले ही से स्टेज पे डांस कर रही थी और शायद मैंने जल्दी सीख लिया था, तो अम, एक मौका आया बॉम्बे में 1972 में। फूला भाई देसाई इंस्टीट्यूट, सोली भाई बाटलीवाला उनके ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने इनवाइट किया था। तो गुरुजी को, हरे कृष्ण बेहरा जी को आना था दिल्ली से। मैं पहले ही पहुंच गई थी वहाँ, क्योंकि मेरी मौसी वहाँ रहती थी और मेरे साथ जो गाती थी वो भी मेरे साथ थी। और हरि बाबू को उसी दिन पहुँचना था दिल्ली से, लेकिन बारिश का समय था और ट्रेन उनकी लेट हो गई। अब मेरे साथ पंडित भुवनेश्वर मिश्रा जिन्होंने सारी रचनाएं की थीं तब तक, और उसके बाद भी गुरुजी के लिए, गुरु केलोचरण महापात्र के लिए, वो मेरे साथ बजाने वाले थे क्योंकि वो बम्बई में विविध भारती में कार्यरत थे, तो वो मेरे साथ बजाने वाले थे वायलिन। तो मैंने उनको पहले से ही बुक करके रखा था अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो अब प्रोग्राम के दिन हरि बाबू नहीं पहुंच पा रहे, तो हम बहुत ही, मैं असमझ, तब ये रिकॉर्डिंग का फैशन नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी हमारे पास। तो मिश्रा जी ने कहा कि गुरु केशव महापात्र आज बम्बई में हैं, तुम उनसे बात करो। तो मैंने कहा मैं एक छोटी सी कैसे मैं उनको कहूँ। उनका नहीं कहो, वो बहुत सरल हृदय वाले हैं। तो मैंने उनसे बात करी तो वो मान गए, एक बिल्कुल बिगिनर आप समझ लीजिए, और वो आए। लेकिन समय ऐसा था कि वो सिर्फ परफॉर्मेंस की वक्त ही पहुँचे हमारे ऑडिटोरियम में, कोई रिहर्सल नहीं, एक भी रिहर्सल नहीं आप सोच सकते। और मैं बिल्कुल बिगिनर, ऐसा तो शायद कभी भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने फिर बजाया, और क्या बजाया और क्या जादू था वो उनके साथ नृत्य करने का, बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस। उसके बाद से फिर मैंने उनसे सीखना शुरू किया। आप पे काफ़ी प्रेशर भी रहा होगा उस दिन की, नॉर्मल से हट के कुछ हो रहा है बैक स्टेज का, जो कि आज भी काफ़ी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए हम मैसेज देना चाहते हैं कि आज भी बैक स्टेज बहुत चीज़ें होती होगी, पर आपने एक धैर्य रखा, हिम्मत नहीं हारी, उसके बारे में ज़रा मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को आप? वो धैर्य भगवान ने दिया, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भगवान ने बनाई। हाँ, अपना मतलब मैं विचलित इतनी नहीं हुई कि स्टेज पे गलतियाँ करी, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन एक, हाँ, एक दृष्टि कि हाँ मुझे परफॉर्म करना है। और एक ज़िद था। देखिए कितनी बार होता है कि हमें 103 बुखार है, 104 बुखार है, ये है वो है, फिर भी आप जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो कुछ अलग ही होता है, कुछ एक पावर आती है, कहाँ से आती है ये पता नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको तार ले देती हैं। अगर हम बात करते हैं उड़ीसी नृत्य की हिस्ट्री से बात करते हैं कि कहाँ से आपको ओरिजिन मिलता है, लाइक मूर्तियों में इसका वर्णन होता है, एक एरा ये आता है, फिर एक एरा आता है कि उड़ीसी नृत्य लगभग डाउनफॉल आता है, फिर एक अपग्रेड आता है, तो एक उस जनरेशन से हम हिस्टोरिकली लास्ट 2000 साल का डेवलपमेंट अगर हम जानना चाहें आपसे। हाँ, देखिए उड़ीसी का जो प्रामाणिक अ, जो प्रमाण मिलता है, जो मूर्तियों में, तो भुवनेश्वर के निकट केव्स हैं, गुफाएं हैं, जैन गुफाएं हैं, जिसमें एक नर्तकी और उसके म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं। ये एक रॉक कट पैनल है। तो ये ऐसा स्कॉलर्स मानते हैं कि ये सबसे पहला प्रमाण है एक परफॉर्मेंस का। आप नर्तकी तो शायद वो मोहनजोदड़ो की, जो उसको भी कई लोग नर्तकी मानते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की, म्यूजिशियंस बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, राजा बैठा है, ये पहला प्रमाण है।
तो ये 2000 वर्ष से अधिक, फर्स्ट सेंचुरी BC। और उसमें जो एक रॉक कट पैनल है वहाँ का, जो उस समय के जो राजा थे खारवेल, वो स्वयं को एक मानते हैं कि मैं गंधर्व विद्या का एक छात्र हूँ, किस तरह से कि उसमें उनका इंटरेस्ट था। वो पहला प्रमाण है। उसके बाद कुछ समय तक इतना ज़्यादा हमें उसका प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन फिर शैव, उड़ीसा में भी अलग अलग प्रकार के जैन, बुद्ध के समय की भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और शाक्त, शैव, शाक्त, फिर वैष्णव, इस तरह के जो धर्म की आस्थाएं थी उड़ीसा में, हर समय में हमें प्रमाण मिलता है मंदिरों की मूर्तियों में। तो 6th सेंचुरी का जो एक टेम्पल है परशुरामेश्वर, भुवनेश्वर में है, उसमें जो चौक हमारी भंगिमा है वो मिलती है। उसमें म्यूजिशंस, वीणा है, पखावज है, मुरली है, ये सब के प्रमाण। तो अगर हम उस समय की बात करें तो तब से एक परंपरा चली आ रही है। किसी समय में वो बहुत मुखरित थी, किसी समय में उसका पतन तो नहीं कहूँगी, नहीं तो अभी तक नहीं चलती, लेकिन और उसके बाद भी अनेक मूर्तियाँ जो, अगर हम छठी से ले शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक जितने भी मंदिर हैं उड़ीसा के, नर्तकियाँ मिलती हैं। तो ऐसी परंपरा रही होगी कि जो स्कल्प्टर था उसने देख के ही वो इंस्पायर, कि स्कल्पचर से हमने डांस सीखा, मैं ऐसा नहीं मानती। डांस से शायद स्कल्पचर इंस्पायर होके वो मूर्तियाँ बनाई। और आर्किटेक्चरली देखें तो गर्भगृह, जगमोहन, नाट्यमंडप, भोगमंडप, मंदिर का भी एक स्ट्रक्चर होता था, जिसमें नाट्यमंडप बहुत एक नृत्य करने के लिए जगह बनाई। तो कितना महत्वपूर्ण स्थान था नृत्य का। तो मैं ये मानती हूँ कि 2000 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। और मंदिरों में देवदासियाँ नियुक्त की जाती थी। इसका पहला प्रमाण हमें 9th सेंचुरी में मिलता है। उसके बाद से लेके ये जगन्नाथ जी का मंदिर, जो इसका सबसे प्रमुख हमारा मंदिर, तब तक वो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 11वीं 12वीं में उसका निर्माण शुरू हुआ। धीरे 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 उसमें ऐड होते रहे स्ट्रक्चर्स। तब उसमें देवदासियाँ नृत्य करती हैं। इसका लेख वो मदर पंजी होती है, जिसमें क्या मंदिरों में होता है वो लिखा जाता है। वो क्योंकि जब तक ऐसा मानते थे कि जब तक नृत्य ना हो तब तक पूजा फल नहीं देगी। जैसे पुरुष और प्रकृति, तो प्रकृति का एक स्वरूप मानते थे नृत्य कला को, कि जब अब वो किस प्रकार से क्या नृत्य करती थी ये तो हम सिर्फ स्कल्पचर देख के ही उसका अनुमान लगा सकते हैं। और इस 20th सेंचुरी के बिगिनिंग, शुरू तक इसका एक तरह से ह्रास ही हो गया था। कोई मंदिरों में नृत्य नहीं होता था। धीरे धीरे ये कला मंदिरों में, आप समझ लीजिए, बंद ही हो गई। तो 16वीं शताब्दी से जब आक्रमण हुए उड़ीसा में, तो एक नई प्रथा शुरू हुई जिसने आज तक ये कला जीवित रखी है। हम कहते हैं गोटिपुआ। गोटिपुआ यानी छोटा लड़का। लड़के, छोटे लड़के, प्री प्यूबर्टी बॉयज़, वो लड़कियों के स्त्री वेश में नृत्य करते थे। किसी नृत्य कोई रिलीजियस ओकेजन पे, चौपाल पे, और ज़मींदार लोग ऐसे गोटिपुआ दल को मेंटेन करते थे, जो जगह जगह जाके नृत्य करते थे अच्छे अच्छे ओकेजन पे। रथ यात्रा के बाद भी बहुत सारी ऐसी मंदिर की वो हैं जिसमें गोटिपुआ नृत्य करते हैं। और ये प्रथा अभी तक चली आ रही है। अलग अलग गांव में अभी भी गोटिपुआ दल है। तो हमारे जब इस नृत्य का एक तरह से रिवाइवल हुआ 1950 के बाद, जब उड़ीसा के इंटेलेक्चुअल्स, ये गुरु लोग, उनमें ये एक चेतना है कि हम इसको एक स्वरूप दें, एक क्लासिकल स्ट्रक्चर दें, जो था
उसको फिर से Revive. निकालें अलग अलग तत्वों को और इसको एक स्वरूप दें। तो 50s लेट 50s में इसका एक स्ट्रक्चर बना। जी। अगर अभी हमने बात की लेट 50s की, 50s के बाद भी आपको लगता है कि किन गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा इसको कला को आगे ले जाने में? इसके 3 प्रमुख गुरु हमारे हैं। गुरु पंकज चरण दास, जिन्हें आदि गुरु कहा जाता है। गुरु देव प्रसाद दास, जो गोटिपुआ, जिनके शैली में अधिकतर गोटिपुआ या फोक एलिमेंट ज़्यादा दिखता है। और मेरे गुरु कृष्ण महापात्र। ये सभी देखिए, उस वक्त नृत्य स्टेज पे नहीं होता था, लेकिन उड़ीसा में जो पारसी थिएटर होता था उसके अनुरूप उड़िया थिएटर बहुत एक्टिव था 40s 50s। इन सारे गुरु उसमें जो बाद में उड़ीसी के बने, वो वहाँ पे थिएटर में इन्वॉल्व थे। अन्नपूर्णा थिएटर पुरी में था, फिर कटक में था। तो ये लोग वहाँ काम करते थे। और इसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो स्वयं गोटिपुआ रहे थे, तो उन्होंने इस शैली का निर्माण किया जो आज हम करते हैं। अगर हम बात करते हैं, आपने गुरुओं की बात की, 1985 का एक किस्सा आता है, आप दिल्ली में इवेंट करती हैं उड़ीसी को लेके, और 4 दिन का वो इवेंट होता है। लोग बोलते हैं कि 4 दिन में कौन आएगा, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। लोगों को कैसे अवेयरनेस आया, और आपने कैसे इवेंट क्रिएट किया, और आपने कई ऐसे गुरुओं को बुलाया जिन्होंने बहुत टाइम से परफॉर्मेंस नहीं किया था, डांस का ड्रेस नहीं पहना था, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। हाँ, ये जब मैं ओडिसी सीख रही थी और मुझे दूसरी जो शैलियाँ थीं, जो दूसरे 2 गुरुओं की शैलियाँ थीं, उनके प्रति भी मेरा उसको जानने की बहुत बड़ी इच्छा थी, क्योंकि दिल्ली में इतनी परफॉर्मेंसेस उस शैली के नहीं होते थे। और ओडिसी एक ऐसे पड़ाव पे था कि भरतनाट्यम कथक तो इतना पॉपुलर था, लेकिन ओडिसी नहीं था उतना पॉपुलर दिल्ली में। तो मैं चाहती थी कि दिल्ली वाले ज़रा ओडिसी को देखें। उसमें क्या, उसमें भी अलग अलग शैलियाँ, हम कहते हैं लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, या कथक में कहते हैं। तो हमारी भी अलग अलग शैलियाँ हैं, और उसका क्या स्वरूप है, उसका संगीत के बारे में क्या है, उसका टेक्निक, उसका जो उसके बारे में। तो मैंने एक आयोजन किया था, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का भी हेल्प था, लेकिन विद्यालय की तरफ से सारे गुरुओं को, जो इन गुरुओं को मैंने आमंत्रित किया। उस समय के जितने भी स्कॉलर्स थे, धीरेन्द्रनाथ पटनायक हैं, कपिला वात्स्यायन जी थे, मोहन खोकर जी थे, जो वहाँ के उड़ीसा के भी थे, हमारे दिल्ली के भी थे। इन सब स्कॉलर्स को इनवाइट किया। एक मैं अपनी अविनाश पसरीजा जी, जो इतने बड़े फोटोग्राफर हैं, उनके साथ हम उड़ीसा गए थे। 85 में गए थे, 84 नवंबर दिसंबर में, और स्वयं सब गुरुओं की फ़ोटो खींची। तब इन गुरुओं ने, मतलब हमारे गुरु जी तो फिर भी उनको भी मैंने दिल्ली में ज़बरदस्ती नचवाया था, लेकिन बहुत दिनों के बाद इन्होंने कॉस्ट्यूम पहन के फ़ोटो खिंचवाई। एक अलग चेतना कहूँ, एक ऊर्जा कहूँ, इन गुरुओं ने बहुत प्रेम से मेरे साथ उन्होंने ये सब। तो हमने हर एक डांसर की अलग अलग फ़ोटो खींची फ्रेश। अविनाश जी ने गांव और सब मंदिरों में जाके, मंदिरों के जो छवि, जो स्कल्पचर जो रेलेवेंट थे ओडिसी के बारे में, उन सब की हमने किताब बनाई। उसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स, सबसे पहले वहाँ के कालीचरण पटनायक जी एक बहुत फेमस स्कॉलर थे, थिएटर पर्सन थे। उन्होंने सबसे पहले उड़ीसी के बारे में एक किताब लिखी थी, तो वो उसको हमने वापस छापा। और डॉक्टर प्रियवंदा मोहंती, वो शायद पहली ओडिसी की डांसर थी। तब उन्होंने इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल दिल्ली में होता था, तो उसमें 55-54 में पहली बार नृत्य किया। तो जो जजेस थे उनको यही नहीं पता था कि इसका क्या नाम दें। उनको जो प्राइज़ तो मिला, लेकिन उस पर स्टाइल का नाम नहीं था, नृत्य के स्टाइल का नाम नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। बट सेकंड प्राइज़ दिया गया। अगले साल फिर उनको जब फर्स्ट प्राइज़ मिला, तब
इसको ओडिसी का नाम ओडिसी दिया गया। तो तब से ये तो वो भी जूलॉजी में चली गई थी, बहुत साल से नृत्य भी नहीं किया था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं देखना कि उस ज़माने में क्या था ओडिसी का फॉर्म। तो वो भी मान गई, डॉक्टर मिनती मिश्रा जी, तो सब जो डांसर्स बड़े बड़े इससे रिलेटेड थे, सब के थे, संयुक्ता पाणिग्राही जी, सोनल मानसिंह जी, ये सब सीनियर डांसर्स को बुला के, तो हर रोज़ सीनियर गुरु, सीनियर डांसर, यंग डांसर्स और यंग गुरुज़ के बच्चे, और सबसे महत्वपूर्ण उस समय में जो एक महारी जीवित थी हरिप्रिया दासी, उनको भी मैंने बुलवाया कि खैर इतना वो डांस तो नहीं कर पाती थी, बट स्टेज पे बैठ के उन्होंने हल्का हल्का भाव, जस्ट टू सी कि भाई ये एक परंपरा की कड़ी थी। और गोटीपुआ नृत्य को पहली बार दिल्ली में प्रस्तुत किया मैंने। उसके बाद तो वो इतने पॉपुलर हो गए कि वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया यहाँ जाके, और अब उनका जो गुरुजी के गांव से ही मैं उनको लाई थी, रघुराजपुर से। तो अब वो रघुराजपुर टूरिस्ट विलेज बन गया है बहुत बड़ा। तो एक तरह से मुझे खुशी होती है कि मैं इसमें कुछ जोड़ सकी। अगर हम बात करते हैं आपके एजुकेशन बैकग्राउंड की, आपने आर्किटेक्चर का पढ़ाई जस्ट कंप्लीट होते होते रह गया था आपका तो आपके पिताजी का उस समय क्या रिएक्शन था? वन थिंग। सेकंड, जब आपके कॉलेज के स्टूडेंट थे तो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? बाकी लोग डांस को, आपके जो स्टूडेंट थे, साथी थे, वो कैसे देखते थे इस नज़रिया को? मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली में उसमें पढ़ाई करी, और मैं नृत्य और आर्किटेक्चर साथ साथ कर रही थी। मुझे उस ज़माने में ये नहीं था कि डांसर ही बनना है, चाहे मैं वो उस पे लेवल पे डांस कर रही थी, लेकिन डांस अच्छा लगता था करने में, मन को खुशी होती थी, इसलिए डांस करती थी। और अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि भाई स्टेज पे भी करनी। लेकिन फोर्थ ईयर में जब पहुँचे तो मुझे फोर्थ ईयर आर्किटेक्चर में काफ़ी वैसे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है। तो मुझे सिलेक्ट करना, फिर मुझे जर्मनी जाना था सिखाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक दुविधा में थी कि क्या करूं, ओडिसी करूं या तब मैं कथक भी कर रही थी तब तक, कि नृत्य में जाऊं या आर्किटेक्चर करूं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नृत्य करना है, यही मुझे, इसमें ही मैं कुछ शायद आगे जा पाऊँ। लेकिन आर्किटेक्चर में करने के लिए मुझे और बहुत ज़्यादा आगे करना पड़ता मेहनत। मेहनत तो खैर इसमें भी थी, लेकिन तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं नृत्य ही करूँगी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अब फोर्थ ईयर तक हो, 1 साल 1.5 साल और था, ये भी कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि फिर 6 महीने काम करो, फिर खैर उनका भी कोई विशेष आग्रह नहीं था कि डिग्री चाहिए या वो हमारा जो पालन पोषण हुआ था वो बहुत ही फ्री था, जो करना है। ये कभी भी हमारे माता पिता ने नहीं कहा कि तुम म्यूज़िक ही करोगे, डांस ही करोगे, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कुछ फोर्स नहीं किया। तो इसलिए आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर, हम कौन जानता था आर्किटेक्चर क्या होता है, हमारे घर में किसी को उस तरफ रुझान था, क्योंकि स्कूल में मैकेनिकल ड्राइंग भी करी थी, तो और ड्राइंग भी अच्छी लगती थी मुझे। तो आर्किटेक्चर, मुझे लगता है जो भी मेरी पढ़ाई हुई आर्किटेक्चर में, उसने मुझे डांस में बहुत मदद की। स्पेस, फॉर्म्स इन स्पेस, रिदम, लय, हर आर्किटेक्चर में भी लय है, आर्किटेक्चर में भी फॉर्म है, आर्किटेक्चर में भी ताल है। आप ताल तत्व की बात करते हैं, वो तत्व आर्किटेक्चर में भी है, जिस तरह से हमारे संगीत में है, हमारे नृत्य में है। तो एक तरह से अच्छा ही रहा कि मैंने नॉर्मल कोई बीए नहीं किया और आर्किटेक्चर पढ़ा। लेकिन और मेरे जो साथी थे वो काफ़ी एंथुजियास्टिक थे, और लेकिन स्टूडेंट हम नॉर्मली थे, बेल बॉटम्स पहनते थे, बीटल्स को सुनते थे, सब कुछ करते थे। कॉलेज में हाँ, ये कहूँगी कि मैंने जैसे कॉलेज में सबको पकड़ के नहीं, चलो आपको
ये लोकगीत गाना है, हमारे बिहार का लोकगीत गाना है, यूपी का लोकगीत गाना है, थोड़ा उनको नचा भी दिया मैंने सबको, हमारे जो फंक्शंस होते थे कॉलेज के। तो उस तरह से तब ये स्पिक में के वगैरह नहीं था। तो थोड़ी उनकी दृष्टि शायद इस रुझान मैंने इस तरफ लाया, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स थे हम, मूवी देखने जा रहे हैं या वो सब था। जी, अपार्ट फ्रॉम डांस आपकी कॉलेज लाइफ कैसे रही? कॉलेज लाइफ मैं ये कह रही हूँ, नॉर्मल जिस तरह से उस ज़माने में हम बहुत मॉडर्न भी थे, इन द सेंस कैसे कपड़े पहनने, क्या मस्ती करना, सब कुछ था हमारा। कॉलेज समहाउ आर्किटेक्चर कॉलेज में एक अलग तरह का माहौल था, थोड़ा आर्टिस्टिक माहौल था। हमारे जो आर्ट के टीचर थे ओपी शर्मा जी, वो फेमस पेंटर हैं, उनका भी बहुत साथ था कि अच्छा हाँ डांस करती है ये। तो लेकिन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ ये सब एक दृष्टि, एक दिमाग खोला उस ओर जो पहले नहीं था हमारे। अगर हम बात करते हैं कि एक नारी के लिए बड़ा एक होता है कि शादी के बाद भी अपना करियर को परस्यू करना, इसके पीछे काफ़ी इन लॉज का कह सकते हैं, माता पिता का या हस्बैंड का या बच्चों का सपोर्ट होता है। तो आपकी लाइफ में वो सपोर्ट कैसे रहा? मुझे टोटल सपोर्ट मेरे हस्बैंड से कभी भी ऐसा नहीं, कोई भी प्रकार का बंधन। ये मैं बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे जिस दृष्टि में जो मेरी दृष्टि थी उसमें पूरा सपोर्ट था। मेरी परफॉर्मेंस में वो कभी आगे आके अपना नहीं दिखाए, लेकिन पीछे से पूरा सपोर्ट था, जिस तरह से मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। तो जी, क्योंकि बहुत यात्राएं करनी पड़ती होगी उस समय, जी, जाना पड़ता होगा साथ में, कितने कितने दिन घर से जाना, रिहर्सल के लिए जाना। और डांसर का दिमाग ना, जब वहाँ से वापस भी आए घर तो भी दिमाग उसमें उलझा रहता था। तो उस तरह का समझना कि हाँ भाई ये शायद कुछ क्रिएट कर रही है, तो मतलब बहुत तरह से सपोर्ट था। जी, अभी आपने की डांसर के दिमाग की, क्रिएटिविटी की, आपका दिमाग थोड़ा समय से हमेशा आगे चलता है। जब आपने जब स्टार्टिंग के टाइम परफॉर्म करती थी आप, तो कोई नई सोच आप लेके आती थी या लोग उस समय सपोर्ट करते थे या पोज करते थे, तो क्या लोगों का व्यवहार या आपकी सोच क्या रहती थी उस समय? हाँ, मैं जब सीख रही थी, परफॉर्म भी करती थी, तो मुझे हमेशा लगता था कि कुछ मैं अपना बनाऊं। कथक में भी बहुत सारी कॉम्पोजिशंस दुर्गालाल जी और मैंने ध्रुपद को कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करें, और बड़े बड़े म्यूजिशंस का सानिध्य था, जितेंद्र अभिषेकी जी, पंडित जसराज जी, ये सब लोग। कॉम्पोजिशंस तो ऐसे ही मिल जाती थी मेरे पिताजी से, मेरी माता जी से, तो उनको इनकॉर्पोरेट किया मैंने कथक में। और अब उड़ीसी में, क्योंकि कथक में मेरे को आसान था, भाषा, साहित्य सबका सहारा था। अब उड़ीसी में एक तरह का चैलेंज, तो वो चैलेंज मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ना मेरे पास म्यूजिशंस थे, सारे म्यूजिशंस को मैंने ट्रेन किया। उड़ीसा से पखावज बुलाए, दिल्ली में बहुत अच्छे म्यूजिशंस का सपोर्ट मिला, पार्थदास जी, जगदीश बर्मन जी, और मेरे पिताजी ने मेरे बहुत सारी कॉम्पोजिशंस की गुरुजी के साथ बैठ के। तो एक तरह का और कठिन था मेरे को उड़ीसी में आगे जाना, क्योंकि ये वाला बेस नहीं था मेरे पास, जो कथक में बहुत इजी था। तब भी मैंने एक समय आया कि कथक बिल्कुल ही छोड़ के पूरी तरह से उड़ीसी में मैं अपने आप को डालूं, उसके और गहराई में जा पाऊँ, इसलिए मैंने कथक छोड़ा। हाँ, अभी हमने बात की म्यूज़िक की, म्यूजिशियन की, उसमें बड़ा आपने संघर्ष किया कि अपने उड़ीसा से म्यूजिशियन को लाना। अगर हम आज के परिवेश में बात करें तो उसके संदर्भ में हम जानना चाहेंगे। हाँ, अभी भी संघर्ष है। सभी जो हमारे डांसर्स हैं, म्यूजिशंस का मिलना, उनके साथ रिहर्स करना, उनका समय पाल लेना, उनके साथ बैठ के कुछ बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब तक ये ना करे ना एक नर्तक, तो आगे बढ़ना, कि कोई आपके लिए म्यूज़िक कंपोज कर दिया और आप उसका पार्टिसिपेंट नहीं है उस क्रिएशन में, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। आजकल क्या होता है कि आप ऑर्डर कर रहे हैं कि एक पल्लवी बना के भेज दो, उड़ीसा में वो बन गई, किसी ने रिदम बना दिया, किसी ने म्यूज़िक बना, आपने उस पर डांस बिठा दिया,
ठीक है, ये आज के ज़माने में शायद यही एक रास्ता है, लेकिन इस कला को आगे बढ़ने के लिए डांसर्स को उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ेगा। डांसर को संगीत की समझ आवश्यक है। ये एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक स्टोरी है ना कि राजा को डांस सीखना था तो ऋषि के पास गया, उसने कहा कि पहले चित्रकारी सीखो, फिर स्कल्पचर सीखो, फिर म्यूज़िक सीखो, फिर डांस की बात करना। तो डांस में सबका समावेश है। आप देखिए, लाइन है, कलर है, फॉर्म है, म्यूज़िक तो है ही, संगीत, लय, स्वर, लय, ताल, सबका समावेश है। जी, अगर हम बात करते हैं म्यूज़िक की, अभी हमने म्यूज़िक की बात की, तो एक जुगलबंदी आपके हमेशा भ्राताश्री के साथ एक जुगलबंदी रही है और कई बार विचार विमर्श भी होते थे, कई बार क्लैश भी होते थे। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। नहीं, मैं तो ये कहती हूँ बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे भाई, जिन्होंने बचपन से नृत्य कला को बहुत समझा है, क्योंकि चारों ओर नृत्य था। गुरुजी भी हमारे यहाँ आके रहते थे महीनों भर, 2-2, 3-3 महीने, तो उनके साथ भी बैठना उठना, तो एक नृत्य की समझ थी। और वो संगीत की विधा में जा रहे थे, तो मैंने जब सिखाने में बहुत सारे कॉम्पोजिशंस जो हमने सीखे थे उसके बेस पे नए बनाने की मैंने उससे आग्रह किया, तो उसने बहुत सारी बनाई, मधुप मेरे भाई ने। तो मैं हमेशा नृत्य की दृष्टि से देखती थी कि ऐसा होना चाहिए, और वो हमेशा संगीत की, राग की दृष्टि से कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो इसमें हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती, क्योंकि लड़ाइयाँ मतलब कि किस तरह से संगीत के लिए हमें, नृत्य के लिए हमें किस प्रकार का संगीत, किस प्रकार की कॉम्पोजिशन, इस तरह की लड़ाई। और बहुत साथ मिला है वो उसका। जब मैं सिखाने लगी तो मुझे जो ग्रुप में लड़कियां सीखती थीं, तो एक से अधिक अगर नर्तक आपके सामने हैं तो उसकी एक पावर, एक ही एक्शन को अगर ग्रुप में किया जाए या एक साइमल्टेनियसली अलग अलग लोग कुछ करें, तो उसकी एक पावर अलग थी। तो उस तरह की मैंने बहुत सारी रचनाएं की, उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा साथ रहा कॉम्पोजिशंस करने के, बनाने के लिए। तो वो मेरा बहुत सौभाग्य है, और थोड़ी बहुत संगीत की समझ मेरे संस्कारों में है, इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। जी, आपने स्टार्टिंग से लेके आपका बैकग्राउंड से कहते हैं म्यूज़िक में रहा, डांस में रहा, आपके आज तक डांस के सबसे बड़े क्रिटिक कौन रहे हैं? मेरे भाई, मेरे हस्बैंड हमेशा से ही। हाँ, तो आप ज़रूरी है क्रिटिक। ज़रूर। बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको कुछ कह सके, क्योंकि बाहर के लोग तो नहीं, बहुत अच्छा था, सभी, कोई नहीं कहेगा आपको क्या, आपका शायद गुरु कहेगा, और आपके जो बहुत चाहने वाले हैं वही आपको असली दे सकते हैं सलाह कि भाई ये ठीक था, ये नहीं ठीक था। तो वो तो मेरे को बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। तो उनकी सलाह को आप कैसे फर्स्ट इंस्टेंट पे कैसे लेती हैं कि नहीं, आप एनालिसिस करती हैं, नहीं, पहले पहले एक्सेप्ट की, करती हाँ, हैं? नहीं, एकदम से नहीं एक्सेप्ट करती कि मैंने इसलिए ये किया था, तो ये इसलिए ऐसे था, तो वो अपना दृष्टिकोण बताते हैं, लेकिन हाँ, रहता है। तो अगर हम बात करते हैं गुरु शिष्य परंपरा कि आपने बोला कि आपके गुरुजी दिल्ली में आते थे, 2-3 महीना रुकते थे, तो आप भी वहाँ जाती थी सीखने के लिए। जी, उस जी। परंपरा से शुरुआत होती है, उस परंपरा को हम आज की वास्तविकता से कंपेयर भी करना चाहेंगे। आज के हम स्थिति देखें तो हमने जिस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में सीखा है, जब मैं जाके गुरुजी के घर में रहती थी और गुरुजी आते थे 2-2-3, वो हमारे यहाँ रहते थे, और उससे भी पहले का समय देखें कि राजा का आश्रय था, गुरु लोगों को वो भेजते थे विद्यार्थी कि आप रहो, गुरु को पूरा प्रोटेक्शन था, पूरा पेट्रनेज था। तो वो था गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि हमारी कला ऐसी है कि वो 1 to 1 ही फाइनली उसमें आवश्यक है, डायरेक्टली सीखना है। हम जैसे सिखाते हैं, आज गुरु शिष्य परंपरा का एक परिवर्तित ही रूप है कि पहले आप जनरल क्लास में सीखते हैं, और उसमें से जो ऐसे शिष्य हों जो
आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें हम संभावना देखते हैं कि आगे जा सकते हैं, और जो सीरियसली इसको करना चाहते हैं उनको फिर हम अलग से सिखाते हैं। वो एक प्रकार का गुरु शिष्य परंपरा ही है, लेकिन कि कोई आपके घर में 10 बच्चे रहें ये तो आज संभव नहीं है छोटे फ्लैट्स में, या किसी के गुरु को ऐसा पेट्रनेज नहीं है। तो इस तरह से वो गुरु शिष्य परंपरा का परिवर्तित रूप है। पहले तो जैसे शिष्य टोटल कोई आप प्रश्न नहीं कर सकते अपने गुरुओं से, और उस पूरा एक अलग स्वरूप था। लेकिन आज के बच्चे अलग हैं। उनको सिखाया जाता है बचपन पहली क्लास से कि क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। मुझे लगता है कि इस कला को सीखने के लिए बहुत समय तक आपके मन में प्रश्न अवश्य उठेंगे, लेकिन आप अपने गुरु पे विश्वास करके सीखो, पूरे मन से सीखो, पूरा गुरु पे पूरा डिवोशन दे के सीखो। फिर गुरु स्वयं आपको उन प्रश्नों के जवाब उस दिशा में ले जाएगा, अगर अच्छा गुरु होगा। जैसे अच्छा शिष्य भी है, गुरु भी अच्छा होना चाहिए कि वो देखे कि इस हर प्रकार के, लेकिन हर टीचर का मैं कहती हूँ महत्व है कि कोई इतनी लेवल तक सिखाए, कोई और आगे लेवल तक सिखाए। सबका इसमें होना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है आप किसी जगह कोई बड़ा गुरु नहीं है, किसी छोटी जगह है जहाँ कोई बड़ा गुरु नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी अगर आपको किसी ने सिखाया है तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मान दो, मैं ये कह रही हूँ कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, तब आप सीख सकते हैं। अभी आपने बात बोली गुरु की, आप स्वयं एक गुरु हैं। अगर किसी विद्यार्थी को या बच्चे को आपसे सीखना हो तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? सबसे पहले तो मैं अपने को वो गुरु नहीं देखती उस रूप में। हाँ, मैं सिखाती हूँ। मैं गांधर्व महाविद्यालय में ही सिखाती हूँ, और मेरे काफ़ी शिष्य अच्छे तैयार हैं। पूरे देश में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, ओडिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका मुझे बहुत गर्व है। जो सीखना चाहें तो विद्यालय में हम सिखाते हैं। एकदम बिगिनर्स को मैं नहीं सिखाती, लेकिन मेरी ही प्रथा में वो सीखते हैं, उनका ओवरसी मैं करती हूँ। तो विद्यालय में हम एडमिशन लेने के लिए मई में फॉर्म भरे जाते हैं, फिर हम ऑडिशन करते हैं कि थोड़ा सा ग्रेस है, अगर कोई गाना सीखना चाहता है उसकी आवाज़ ठीक है, इस तरह का हम ऑडिशन करते हैं, फिर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स की, तो आपके घर में आपके पिताजी को, आपके भ्राताश्री को, आपको पद्मा अवार्ड्स मिला है, बहुत सम्मान की बात है। जब आपके पिताजी को ये अवार्ड मिला पहली बार तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने कभी सोचा कि मुझे भी कभी ये मिलना चाहिए, या बाकी घर वालों का, माताजी का क्या रिएक्शन था? मुझे ये कभी नहीं लगा कि मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं देखती थी कि किन किन लोगों को मिल रहा है। मेरे पिताजी ने इतने साल संगीत का प्रचार किया, संगीत प्रणाली एक तरह से बनाई, दिल्ली के स्कूलों में म्यूज़िक टीचिंग उन्होंने शुरू करवाया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, तो उसके सिलेबस का पार्ट बनाया। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है जो अभी दिखता नहीं है। ये इसका भविष्य में ये उनका जो कार्य है, क्वायर सिंगिंग, किस तरह से सब तो कोई तानसेन नहीं बन सकते ना, या भीमसेन जोशी जी नहीं बन सकते हैं, लेकिन फिर भी गाते हैं। तो किस तरह से समूह गान स्कूलों में कैसे हो, वो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी, इस तरह के जो काम किए, तो उनका बड़ा योगदान था उनको। और फिर मैं देखती थी सब, क्योंकि बहुत से कलाकार हमारे यहाँ रहते थे, वहीं से जाते थे राष्ट्रपति भवन। जब मेरे पिताजी को ये अवार्ड मिला तो बहुत मुझे एक तरह का बहुत अच्छा लगा, इज़ नॉट द शब्द, बहुत कि उनका जो कृतित्व था वो पहचाना गया इस बात की। और उनको ऐसी कोई चाह नहीं थी, वो अपने काम में बस मस्त थे, तो उनको मिला। ये बहुत आनंद का विषय था हमारे यहाँ सब परिवार में। उसके बाद जब मुझे मिला तो मुझे लगा कहाँ वो सब लोग और हम, लेकिन उस ईयर शायद पॉलिसी थी कि कि यंग लोगों को भी दिया जाए। यंग मतलब भी नहीं थे हम, 40 साल के। तो तब वो भी, फिर मेरे भाई को तो बाद में मिला, काफ़ी वर्षों के बाद। तो आपके अवार्ड में आपके पिताजी गए थे या पिताजी के अवार्ड्स में आप गई थी उस समय?
नहीं, पिताजी के अवार्ड में मैं नहीं गई थी। माताजी? मेरी माताजी और मेरे अवार्ड में मेरे हस्बैंड की फैमिली आई थी। मेरे माता पिता। अच्छा ठीक है। आपकी माताजी का क्या रिएक्शन था आपके पिताजी के अवार्ड के समय? मेरी माताजी, मैंने कहा ना, बहुत सबड्यूड। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, इस तरह की थी वो। हमें भी जब हम देखिए, हम इतनी दुनिया में सब जगह उनका इतना सपोर्ट था कि अगर सुबह 5 बजे गाड़ी में, तो उठ के चाय वगैरह सब वो बना के सुबह सुबह, शी वॉज ऑलवेज देयर। और कभी भी किसी प्रोग्राम में आ गया कि मेरी बेटी कभी भी नहीं, पीछे चुपचाप। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ये कहने में भी उसकी महत्ता कम हो जाती है। तो ये इस तरह के संस्कार था। अगर हम उड़ीसी की बात करते हैं तो आपने बताया था कि एक अवार्ड शो में इसको नाम दिया गया, उसके बाद तो उड़ीसी की पहचान तो बहुत पुरानी रही है। तो कोई टेक्निकल टर्म्स में अगर हम पहचान की बात करना चाहें तो? उड़ीसी नृत्य की जो अगर हम पहचान सोचें, तो जो हमारी प्रमुख भंगिमा हैं, चौक, एक स्क्वेरिश पोजीशन, और त्रिभंग, जो शरीर के 3 भंग, जो हमारे शिल्प शास्त्र से लिया गया है कि नीज, वक्ष और गर्दन, इस पे 3 भंग हों, त्रिभंग, 3 भंग यानी 3 बेंस, शरीर के 3 बेंस। ये एक ना एक बहुत मूर्तिवत, क्योंकि ये एक मूर्ति की ही प्रपोर्शन से लिया गया है। तो जब इस बेसिक स्टैंस में जब हम अंग संचालन करते हैं, स्पेशली जो हमारा एक वक्ष का संचालन है, वो बहुत फ़र्क है अन्य शैलियों से। तो ये बड़ी बड़ी पहचान है उड़ीसी की। तो ये थी पद्मश्री विदुषी माधवी मुग्दल जी, जिनकी बातों में नृत्य की लय, जीवन का सार और कला की साधना गूंज रही थी। उनके जीवन के किस्से सुनकर एक बात तो साफ है, कला सिर्फ पैरों की थिरकन नहीं, ये आत्मा का प्रकाश है जो तपस्या से प्रज्वलित होता है। वो कहते हैं ना, कला सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। और माधवी जी ने अपने नृत्य से अपनी पूरी ज़िंदगी हमें यही सिखाया कि उन्होंने सिर्फ उड़ीसी नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाई है। जल्दी मिलेंगे एक नई शख्सियत और उनके अनछुए किस्सों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच मैम।